और इसी बीच में एक बड़ी खबर, भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर 2024 में टिकट देगी। भाजपा सांसदों को कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देना होगा और भाजपा सांसदों को क्षेत्र में कराए गए कामों की रिपोर्ट भी देनी होगी। संगठन के अभियानों में सक्रियता का ब्यौरा भी देना होगा और महासंपर्क अभियान के सहारे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी तैयार करने में लगी। महासंपर्क अभियान में लगे प्रवासी नेता हर सांसद का पूरा ब्यौरा जुटा रहे हैं। बीजेपी सांसदों को 3 पेज का एक फॉर्म भेजना होगा और उसमें पूरा ब्यौरा भरना होगा। और यह बड़ी खबर कानपुर से है। यहां पर पुलिस कर्मियों पर टैक्सी ड्राइवर को लूटने का आरोप लगा है। फिर से सुनिए, पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है। टैक्सी ड्राइवर को लूटने का आरोप लगा है कानपुर में पुलिस कर्मियों पर। पिथनू थाना इलाके के सेन चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर लूट का आरोप लगा है। टैक्सी चालक से 3200 रुपए की लूट का आरोप लगा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीपी घाटमपुर इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर से लूट का आरोप पिथनू थाना क्षेत्र में लगा है पुलिस कर्मियों पर और इसकी जांच कर रहे हैं एसीपी घाटमपुर। उनको निर्देश मिला है कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का। यह गंभीर मामला है। पुलिस कर्मियों पर ही टैक्सी ड्राइवर को लूटने का आरोप। सेन चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर लूट का यह आरोप लगा है। 3200 रुपए टैक्सी ड्राइवर से लूट लेने का आरोप पुलिस कर्मियों पर लगा है। बहुत चौंकाने वाली बात, वो लोग जिन्हें लूट रोकनी है, वो लोग जिन्हें अपराधियों को पकड़कर कानून के सामने करना है, अपराध रोकना है, वो खुद यहां पर आरोपी हैं बड़े अपराध के और लूट के मामले में। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले मामले पर। कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमें जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। रतीश, ये चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। पुलिस कर्मियों पर लूट का आरोप लग रहा है। कितने और किस लेवल के पुलिस कर्मियों पर आरोप है ये? देखिए, रात में जो गश्त करने वाली पुलिस होती है थाने की, उसी 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है। जगपाल नाम का एक कार चालक था जो अपने घर के सामने कार पार्क करके गाड़ी पे ही सो रहा था। अचानक से, जैसा कि जगपाल का कहना है कि पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और 5 पुलिसकर्मी उससे गाड़ी में सोने की वजह पूछते हैं। उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है कि साहब बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो कार चालक वापस आता है तो गाड़ी में रखे हुए करीब 3200 रुपए उन 5 पुलिसकर्मियों द्वारा निकाल लिए जाते हैं, ऐसा दावा किया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले को जब सीपी बीपी जोगदंड के सामने ले जाया गया तो उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए हैं। एसीपी घाटमपुर को इसकी जांच दी गई, लेकिन काफी चौंकाने वाला मामला है क्योंकि पुलिस पर लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कहीं पुलिस चोरी की घटना में इन्वॉल्व होती है, कहीं गोकशी के मामलों में पुलिसकर्मियों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और कहीं पर इस तरीके की लूट की घटनाओं में पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। तो काफी संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। जी बिल्कुल रतीश, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। संगीन आरोप पुलिस कर्मियों पर। अब अपडेट प्रयागराज से है। वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है। हर चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद करते हैं। 2024 में विपक्षी एकता परवान चढ़ने के आसार नहीं है, ये उनका बयान है। विपक्षी दलों की अपनी डफली अपना राग, अपना दल एस और एनडीए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बयान दिया है केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने। प्रयागराज में ये बयान उन्होंने दिया है। हर लोकसभा चुनाव के पहले इस किस्म की विपक्षी एकता की कवायद होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता परवान चढ़ेगी इसके कोई आसार मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। सबकी अपनी डपली अपना राग है और कोई भी एक रोड मैप नहीं है। देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर चुनाव के पहले होती है और इस बार भी हो रही है। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। 2024 5वां चुनाव होगा एनडीए घटक के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना दल उत्तर प्रदेश के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम व्यक्ति तक, सामान्य गरीब व्यक्ति तक पहुंची हैं, देश में जितने बड़े पैमाने पर सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, उस सब को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में एक बार फिर हमारे एनडीए गठबंधन को जनता का विश्वास हासिल होगा और देश एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा।
और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। कह रहे हैं विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है। यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का भविष्य ही नहीं है, ये उनका बयान है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये अगर गठबंधन होता है विपक्षी दलों का तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ट्वीट देखिए आपका। विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद। 2024 का चुनाव देश के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम कर चुकी है। उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। अब इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार सीताराम का जाप करने लगा है। मतलब राम जी की 80 सीटें भगवान राम की जन्मभूमि की और सीता माता की जन्मभूमि की 40 सीटें। मतलब सीताराम जपिए 120 सीटें, तो ऐसे पूरा दोनों राज्यों की भाजपा की झोली में आने की पूरी संभावना। क्योंकि 73 हम 2014 में यूपी में जीत चुके हैं, 39 हम बिहार में 2014 में जीत चुके हैं। तो 39 को 40 करना है, 73 को 80 करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जब विपक्ष एकजुट होता है तो जनता ये समझती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले, ये परिवारवाद करने वाले या क्षेत्रवाद करने वाले, विकास इनका एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ इनका एजेंडा है। और मोदी जी को हटाने की जनता तैयार नहीं। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री 2014-2019 से अधिक सांसदों के समर्थन से जनता माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, मैंने पीडीए के बारे में बता दिया। पीडीए का मतलब श्री अखिलेश यादव जी का परिवारवाद है। और डी जो उन्होंने कहा है दलित का मतलब उनका दलित नहीं है, क्योंकि दलितों को वो दमन करने वाला उनका इतिहास रहा है। इसलिए दंगा कराने वालों का साथ देना है। और जो समाजवादी पार्टी है वो एफआर अल्पसंख्यक कहती है, लेकिन मैं एफआर अराजकतावादी पार्टी कहता हूँ। तो इनका पीडीए मतलब परिवारवाद है, दंगावाद है, अराजकतावाद है। इनके पीडीए में कुछ दम नहीं है, वो केवल एक गढ़ा और रचा हुआ एक शब्द था जिसकी हवा लिखते ही निकल चुकी। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहाँ पर कमिश्नरी में बदमाशों का आतंक दिखा है। सेंट्रल जोन में लूट की बड़ी वारदात हुई। एसबीआई के कस्टमर पॉइंट संचालक से हथियार दिखाकर लूटपाट की खबर है। बाइक पर सवार बदमाशों ने 4,60,000 रुपए लूट लिए और विरोध करने पर एसबीआई के कस्टमर पॉइंट संचालक की पिटाई भी की गई। छीना झपटी में बदमाशों की पिस्तौल की मैगजीन मौके पर ही गिर गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है। एसबीआई कस्टमर केयर संचालक से लूटपाट की गई है। गन पॉइंट पर बाइक पर सवार बदमाशों ने 4,60,000 रुपए लूटे हैं। थाना बदरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अक्षेजा में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे अक्षेजा में ही कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर और एक बैग में जिसमें 4,12,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सब संबंधित के अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोगों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के शीघ्र निवारण हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और गोरखपुर को सौगातें देंगे। अंबेडकर नगर में 1,212 करोड़ की 2,339 योजनाओं की सौगात देने वाले हैं वो। ऐसे ही गोरखपुर में 2,427 करोड़ की 692 विकास कार्यों की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और 176 करोड़ के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। तो पूर्वांचल के इन जिलों को आज मुख्यमंत्री स्वयं सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर और अंबेडकर नगर। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रहा है। आसपास के क्षेत्र भी उनके राजनीतिक जीवन से लाभान्वित होते रहे हैं। अंबेडकर नगर उनमें से निश्चित रूप से एक है और आज फिर से मुख्यमंत्री सौगातें देने जा रहे हैं अंबेडकर नगर को।
क्या सौगात देने जा रहे हैं पूर्वांचल को, आइए आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। अंबेडकर नगर और गोरखपुर को विकास योजनाओं का तोहफा आज मुख्यमंत्री देंगे। गोरखपुर को 2428 करोड़ की 727 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है और इनमें 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 हेल्थ एटीएम आज मुख्यमंत्री देंगे और इसके अलावा गोरखपुर के गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की योजनाओं का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। ऐसे ही गोरखपुर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय भवन का भी आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं। राजकीय मूक बधिर विद्यालय के आवासीय भवन का भी आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के 3 भवनों का वो आज लोकार्पण करेंगे। अंबेडकर नगर की बात करते हैं। अंबेडकर नगर को 1212 करोड़ की 2339 परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। सीएम योगी के हाथों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आज कार्यक्रम है इन दोनों ही स्थानों पर, यानी कि अंबेडकर नगर और गोरखपुर। सौगात देने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रही है और आज फिर से गोरखपुर को लाभ मिलने जा रहा है शासन की योजनाओं का। तो बलिया जिला अस्पताल में मरीजों की मौत पर बोले हैं मंत्री संजय निषाद। ये एक दैविक आपदा है वो कह रहे हैं और इस पर दुख व्यक्त करता हूं। मामले में जांच चल रही है, मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। दैवी आपदा बता रहे हैं मंत्री जी। मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कि सहयोगी है एनडीए की। उनका यह कहना है कि दैवीय आपदा है और वो दुख व्यक्त कर रहे हैं इस मामले पर और ये भी बता रहे हैं कि इस मामले में जांच चल रही है, मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मंत्री जी इसको हीट वेव से हुई मौतें मान रहे हैं, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग ऐसा नहीं मान रहा है। पर मैं दुख व्यक्त करता हूं और सरकार ने उस पर जांच शायद की है और जांच होने तक जो भी उसमें हो सकता है दैविक आपदा है। मंत्री जी, अगर आपदा आप कह रहे हैं कि ये आपदा है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मरीज जिनकी मौतें हुई हैं जिन लोगों की, उसको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाना चाहिए? तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि जब उस पर हमारी कमेटी बैठ गई, जाँच कमेटी रिपोर्ट आएगी और हमारी सरकार में मदद करेगी। मंत्री संजय निषाद की बात आपने सुनी। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि जांच बैठ गई है, ये दैवीय आपदा है, वो इस पर दुख व्यक्त करते हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज भाजपा 10 का दम दिखाएगी। आज प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी। सीएम योगी 2 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज 3 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आज जनसभा करेंगे। ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी आज जनसभा करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कद्दावर नेता, ये सीनियर लीडर्स जनसभा के जरिए जनता से सीधा संवाद करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। यूपी में जहां जहां पर ये जनसभाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, ये वो स्थान है जहां पर जनसभाएं होनी है। बिजनौर, कुल 10 जनसभाएं होनी है। अलग अलग नेता इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। जालौन में भी जनसभा होगी। वो स्थान जहां पर ये जनसभाएं होनी है उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। चंदौली में भी जनसभा होनी है और रामपुर में भी ऐसा होना है। केशव प्रसाद मौर्य इनमें से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर में भी जनसभा होगी और फर्रुखाबाद में। आज प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जनसभा के जरिए जनता से संपर्क के महाअभियान को भाजपा के नेता आगे बढ़ाएंगे। इधर बलिया में हीटवेव से लगातार मौतों के बीच जिला अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में बलिया जिला अस्पताल में कुल 178 नए मरीज भर्ती हुए, जबकि और 14 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में यहां मृतकों की संख्या का आंकड़ा 69 तक जा पहुंचा है। सीएमओ की माने तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लू के साथ साथ दूसरे रोगों के ग्रस्त मरीजों की भी मौत हो रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्दी ही मौत के कारणों का पता लगा लिया जाएगा।
ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है, और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है, सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, स्टाफ और कूलर सब कुछ। पहला इनमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इतने मरीज जो एडमिट हो रहे हैं और आ रहे हैं, उनकी सीरियसनेस की शॉर्टनेस टाइम क्या है, कितने समय में ये सीरियस हो जा रहे हैं, 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन या 1 से 2 घंटे में। तो सीरियसनेस वाली चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये घर से बीमार होने के बाद यहाँ पे आ गया। दूसरी बात ये कि अगर ये सीरियस 1 से 2 दिन में हो रहे हैं तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली जो कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी। महाभारत बलिया में हीट स्ट्रोक से छिड़ी मौतों पर इस वक्त मची हुई है। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। बलिया में हीट स्ट्रोक से 10 दिन में 128 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा दावा है। बलिया के स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से मौत होने की बात से इनकार कर दिया है। जिला अस्पताल ने ज्यादातर मौत की वजह दूसरी बीमारियां बताई और स्वास्थ्य विभाग के 2 निदेशक, 2 डायरेक्टर लेवल के लोग इसकी जांच कर रहे हैं। बलिया अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ गई। अस्पताल में ज्यादातर मरीज 50 साल की उम्र के पार हैं। मरीजों को उल्टी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सभी सीएमएस और सीएमओ को निर्देश है। गर्मी से होने वाली बीमारियों के पुख्ता इलाज के भी निर्देश हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से 3 से 4 बेड्स आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बलिया में जो हीट स्ट्रोक से मौतें हुई हैं उसको लेकर ये तमाम अपडेट्स और तथ्य हमने आपके सामने रखे। लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। कमजोरी आना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, ये हीट वेव का शिकार होने के बाद के लक्षण हैं। सिर दर्द, उल्टी, ये सब हीट वेव से ग्रस्त होने के बाद, उसका शिकार होने के बाद के लक्षण है। यहां तक कि मांसपेशियों में ऐंठन भी महसूस की जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।